नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है कि CaCl2 का इकाई द्रव्यमान है। कह रहे हैं कि CaCl2 का इकाई द्रव्यमान है CaCl2। अब देखिए आप इसका इकाई द्रव्यमान आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान पता होगा और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान पता होगा। अगर आपका इसका परमाणु द्रव्यमान पता नहीं है तो आप इस टोटल का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। तो देखिए कैल्शियम की बात करें तो इसका होता है परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार होता है 40 और क्लोरीन की बात करें तो होता है 17 35.5। परमाणु भार जो होता है 35.5 और परमाणु संख्या जो होता है 17 होता है। अब इसका इकाई द्रव्यमान पूछ रहा था तो कैल्शियम का होता है कितना 40 एक कैल्शियम है प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और कितना क्लोरीन है 2 से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना भाग कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 40 प्लस 35 दूनी कितना 70 और आधा दूनी कितना 1 कितना होगा 71। जोड़ दीजिए कितना होगा 7 4 11 111। अब देखिए किस ऑप्शन में 111, पहला ऑप्शन है 105 नहीं, बी ऑप्शन है 111 यूनिट, ये आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl का इकाई द्रव्यमान का सूत्र डैश है। देखिए फिर से पूछ रहे हैं कि NaCl का इकाई द्रव्यमान NaCl का, तो इसमें कुछ नहीं करना है। Na यानी सोडियम का जितना द्रव्यमान होगा वो और क्लोरीन का जितना द्रव्यमान होगा दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सोडियम का होता है 11 23, सोडियम का होता है 11 23 और क्लोरीन का भी बताया 35.5। तो यहाँ सोडियम का कितना होगा 23 प्लस 35 क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 58.5। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 585 नहीं, बी ऑप्शन है 5.85 ये भी नहीं और सी ऑप्शन है 0.585 नहीं है, डी ऑप्शन है 58.5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में अबंध बनाने में भाग लेते हैं, यानी कह रहा है कि N2 में बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो वो N2 बना देता है और ये बॉन्ड बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और डबल बॉन्ड दिखाई दे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। और देखिए पूछ रहा था कि N2 में अबंध बनाने में बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। देखिए कि 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भाग लेता, तो आपको अगर पता होगा कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता कितना है 5, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। देखिए 5 हो गया और दूसरे भी नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 5 1 2 3 और 2 कितना 5। अब देखिए कि इसके बाहरी कक्षा में 5 इसके भी बाहरी कक्षा में 5। अब दोनों जुड़ेगा यानी दोनों बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों बॉन्ड बनाएगा कब जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा दोनों का तब। तो देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इससे ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 3 इससे ले लिया 8 हो गया। अब देखिए कि 3 इससे भी लेगा, साझेदारी करता है तो 3 इससे लेगा तो ये भी क्या होगा 5 था 3 8 हो गया, ये इसके भी 5 था और 3 कितना हो गया 8। अब देखिए कि ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड और देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितना है 1 2 3 1 2 3 3 दूनी कितना 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कह रहा है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम है पानी को बाहर कर देने, पानी को निकाल देना। तो देखिए कह रहा था कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये इथेनॉल है, इससे कह रहा है कि इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कंसंट्रेट H2SO4 यानी कंसंट्रेट H2SO4।
ये जब इथेनॉल कंसंट्रेट H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो इसमें से पानी को बाहर कर देता है। तो जब यहाँ से पानी को बाहर करेगा तो बताइए, पानी को बाहर करेगा H2O को बाहर करेगा, H2 और एक O, तो इसके पास बचेगा क्या, इसके पास बचेगा C2 और H क्या 4। यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन बाहर हो गया, एक ऑक्सीजन बाहर हो गया, तो इसके पास बचा क्या C2H4। अब इसका फॉर्मूला था इथेनॉल, इथेनॉल, और ये हो गया क्या इथीन। अब भी ये इथेन नहीं बना, अब इसका फिर से जब हाइड्रोजनीकरण कीजिएगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराइएगा H2 से और ये प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो ये बदल जाता है इथेन में, C2H6 में बदल जाता है और ये इथेन का फॉर्मूला होता है इथेन। तो देखिए सबसे पहले इथेनॉल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी को निकालने के लिए प्रयोग किया गया कि इसका कंसंट्रेट H2SO4 का, जब इसका प्रयोग किया तो बदल गया कि इसमें इथीन में, और फिर से इसका हाइड्रोजनीकरण कराया गया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया गया, तो किस में बदला है इथेन में। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था इथेनॉल को, ठीक है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यही कंसंट्रेट जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग हाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका काम है कि पानी को निकाल देना, पानी को बाहर करना, बाहर करना। तो देखिए इसमें इथेनॉल में से पानी को क्या किया, बाहर कर दिया है, और पानी को यहाँ से बाहर कर दिया तो किसमें बदल गया इथीन में। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया है, कंसंट्रेट H2SO4 का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो देखिए किस ऑप्शन में है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बी ऑप्शन दिया हुआ है कि C2H5OH, C2H5OH, और सी ऑप्शन दिया हुआ है NaOH, और डी ऑप्शन है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें कि एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार, एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। अम्ल की बात करें जो H+ देगा वो अम्ल होगा, और क्षार की बात करें जो OH- देगा वो क्षार होगा। जो H+ देगा वो अम्ल होगा, एसिड होगा, जो OH- देगा वो क्षार होगा, यानी बेस होगा। अब देखें कि इसमें OH- है, सॉरी OH है, ये OH- देगा तो ये क्या होगा क्षार। और हमसे पूछ रहा था कि कौन सा क्षार नहीं है, ये क्या है क्षार है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। और इसमें भी देखिए OH है, कहिएगा ये भी क्या देगा OH- देगा, तो ये भी क्षार होगा। लेकिन इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें OH है, OH देगा तो क्या होगा क्षार होगा, तो ये भी क्षार है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, OH है, हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी क्या होगा क्षार। लेकिन इसमें OH लगा हुआ है, लेकिन ये जो है ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ये क्षार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। देखिए आपको फंसाने के लिए सब में OH लगा हुआ था और आपसे पूछ रहा था क्षार, और आपको पता था कि OH- देखो वो क्षार होगा, तो आप यहाँ से देखते कि सबके साथ OH लगा हुआ तो क्षार होगा। लेकिन इसके बीच में एक इथाइल अल्कोहल था जो कि क्षार नहीं है, जिसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m और त्रिज्या r के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो देखिए पृथ्वी के सतह पर जो त्वरण होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है वो होता है G बराबर होता है Gm/r²। जहां G की बात करें तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसके बाद जी, छोटी जी की बात करें तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। और m की बात करें m, तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। और इस r की बात करें तो ये पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो देखिए यहाँ से हम बोले पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है वो G बराबर होता है Gm/r²। लेकिन पूछ रहा है कि किसके अनुपातिक होता है,
तो देखिए आपको पता होगा कि अगर हम लोग समानुपाती का साइन हटाते हैं तो समानुपाती का साइन हटाते तो बराबर और एक के साथ कांस्टेंट आता है। तो जब जब समानुपाती का साइन हटता है तो बराबर और एक कांस्टेंट आता है, तो हम यहाँ पर समानुपाती का साइन लाएंगे तो बराबर और कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हटा दीजिए, जी समानुपाती क्या होगा, ये कांस्टेंट है और ये बराबर हटा दीजिए, आएगा समानुपाती m बट्टे क्या होगा आर स्क्वायर, यानी जी समानुपाती m बट्टा क्या आर स्क्वायर, और यहाँ से फिर समानुपाती का हटा दीजिएगा तो बराबर और इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा जी, हो जाएगा ये फार्मूला और इससे यही। तो बता दीजिए ये गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके समानुपातिक है, m बट्टे आर स्क्वायर के। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है m बट्टे आर स्क्वायर, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो देखिए पूछ रहा है कि हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है और पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेलेक्वेशंस, डेलेक्वेशंस, और बी ऑप्शन दिया हुआ है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, और सी ऑप्शन दिया हुआ है तो देखिए पूछ रहा था कि हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को कहा जाता है डेलेक्वेशंस, ऑप्शन ए। और कैपिलरी एक्शन की बात करें तो किसी केस नली के सहारे किसी द्रव का ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है, यानी कैपिलरी एक्शन कहलाता है। द्रव का ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसका हिंदी होता है अवशोषित करना, अवशोषित करना। और ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस का हिंदी होता है प्रासरण, और इसमें आता है किशमिश का फूल जाना, किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना, ये प्रासरण का एग्जाम्पल है, यानी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। प्रासरण की बात करें, प्रासरण तो इसका जो प्रवाह होता है यह होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, उच्च सांद्रता की तरफ, यानी प्रासरण जो होता है वो उसका प्रवाह जो होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। जैसे आपको पता होगा किसी गैस का प्रवाह जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है तो उसे विसरण कहा जाता है। विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है तो विसरण, और जब निम्न सांद्रता से उसका उल्टा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगा तो उसे प्रासरण ऑस्मोसिस कहा जाता है। जिसके एग्जाम्पल यहाँ आता है किशमिश का फूल जाना, यानी किसी सटके हुए चीजों का फूल जाना निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। जैसे किशमिश को आप पानी में डालते हैं तो किशमिश के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है और बाहर होता है निम्न प्रेशर, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होता है, गति करता है, जिसके कारण किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए